अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्की मईशत कहां इस वक्त मौजूद है? क्या इससे पहले ऐसा हुआ? जो दौर इस वक्त जितना सख्त दौर पाकिस्तान पर है, पूरी दुनिया पर है, क्या इससे पहले इस तरह की सूरत हाल कभी पूरी दुनिया उससे निपटी? या यूं भी कह लें कि क्या हम अपनी तमाम तर पॉलिसीज लॉकडाउन से पहले क्या हम बहुत बेहतर थे, जो अब हम सारी चीजें कोरोना के खाते में डाल रहे हैं, कोविड-19 के खाते में डाल रहे हैं? इसका हम जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में भी। और आज के प्रोग्राम में भी मैं कुछ आंकड़े आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के प्रोग्राम में अपने गेस्ट का तारुफ कराता चलूं। इस वक्त डीएसएन लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब। आप मुमताज सनतकार हैं और सरपरस्त आला हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया सिराज साहब हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ माहिर मौशियात डॉक्टर कैसर बंगाली भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जरा कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जायजा लेते हैं। सबसे पहले जो पीरियड है इसका, ये कहीं पे आप समझ लें कि मार्च और मई के दरमियान तक का है, यानी इसमें थर्ड क्वार्टर की जो बात की जा रही है वहां तक हम इसको डिस्कस करेंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में जो बड़ी सनतें हैं, इनकी जुलाई से मार्च रवां साल यानी पिछले साल का जो बजट था तब से लेकर मार्च तक, थर्ड क्वार्टर तक हम देख रहे हैं कि इस साल इनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 5.4% जो है वो गिरी है। लास्ट ईयर भी गिरी थी और लास्ट ईयर 3.02% थी। इस साल मजीद ये नीचे इसका धड़ंग तख्ता हुआ और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में एलएसएम ग्रोथ, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। हमारे बड़े बड़े जो प्लांट थे ऑटोमोबाइल के, वो काफी अरसे बंद रहे। मजीद आगे बढ़ते हैं, जो क्रेडिट टू नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, ये 8 मई तक की फिगर है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि पिछले साल जो है वो 860 अरब रुपए जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए थे और इस साल सिर्फ 386 अरब रुपए जो है वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स को गया। साकरा बड़े हॉट मनी के हवाले से बात करते थे कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जो बाहर से सो कॉल तकरीबन 3.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले 6-7 महीने में आए और उसके बाद हम कहते कहते थक गए, इसके ऊपर लिखते लिखते थक गए कि जैसे ही आपका डिस्काउंट रेट कम होगा ये पैसा फौरी तौर पर वापस जाएगा। और आज आजाद शुमार यही बता रहे हैं कि आपके पास साकरा जो हॉट मनी प्रिसाइसली अगर बात करें 21 मई 2020 तक आपके पास सिर्फ 283 मिलियन डॉलर जो है वो रह गए, जबकि आए थे 3.4 बिलियन डॉलर्स और लास्ट ईयर तो ये सिर्फ महज 0.1 मिलियन डॉलर ही थे। रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में जो वर्कर्स रेमिटेंसेस आती हैं उसकी भी अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 18.78 अरब डॉलर एक पॉजिटिव साइन है। लास्ट ईयर से 1 अरब डॉलर की ये पॉजिटिव है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, फिर और चीजों का भी हम डिस्कस करेंगे। सिराज साहब, पाकिस्तान की मईशत लॉकडाउन से पहले और बाद में, लॉकडाउन से पहले हम कहां थे और बाद में हम कहां पर हैं, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया। बात सिंपल सी है कि लॉकडाउन से पहले अगर आपको याद हो, आपके ही 2-3 प्रोग्रामों में मैंने कहा था कि यहाँ बहुत सी चीज़ें सही नहीं हो रही, ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट का मामला जिसकी आपने अभी बात की, हॉट मनी की। ये क्या है? ये 13.25% इंटरेस्ट रेट जो रजा बाकर साहब ने रखा था, उसका मकसद ये था, मगर उससे आपकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो रहा था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रहा था। दुनिया में इंटरेस्ट रेट इतना नहीं था। हम उस वक्त भी लड़ रहे थे, लड़ते 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 कोविड-19 आ गया। अब 19 की वजह से मजबूरन, कुदरती टैके की वजह से मजबूरन इनको इंटरेस्ट रेट नीचे लाना पड़ा। मगर वो भी अगर आप नोट करो तो किस्तों में आला है, 13.25 से 8 पे आया है 3 किस्तों में। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये 3-4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दुनिया में तो 0% हो गया। जो हालात है देखा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात है, फोर्स मेजोर है, इसको आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से डील करना है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से डील करने का मकसद क्या था कि आप वन गो में नहीं चले जाए। हमने आज भी एक कागज भेजा है हफीज शेख साहब को कि भाई रजा बाकिर से बात करो
और उनको समझाओ कि इसको 3-4% पे ले आए, किस्तों में ना लाए, इसका फायदा नहीं है। देखो कैश फ्लो नहीं है, लोगों के पास वैसे ही हालात खराब है। आपने खुद बताया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पहले ही फंस रही थी, तकलीफ में थी, अब तो और तकलीफ है। अब 2 महीने से लॉकडाउन है। अब 2 महीने के जो लॉकडाउन है उनको, उसमें भी बहुत सी चीजें अगर आप नोट करो तो एक्सपोर्टरों को इन्होंने रिलीफ दी है। ठीक है सिराज साहब, आता हूं जरा मैं उसकी तरफ भी आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कैसे बंगाली से मैं जानना चाहूंगा, सर क्या कीमत अदा की हमने इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे ट्रेजरी बिल्स के अंदर थे शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्टेस्ट टर्म के लिए, उसकी हमने क्या कीमत अदा की? 3.4 बिलियन डॉलर्स हम लेके चले थे और आज हमारे पास 283 मिलियन डॉलर्स खाली रह गए। इस पॉलिसी को आप क्या कहेंगे और क्या अभी जो ना चाहते हुए भी 8% तक कमी की है, कितनी गुंजाइश इस वक्त है? जैसे कि सिराज साहब कह रहे हैं कि इसको और 4% तक और वन गो में लेकर आना चाहिए। डॉक्टर साहब जी, अगर आप अपनी मुल्क के मईशत की बागडोर जो है गैर मुल्की मफादात के हाथ में दे देंगे, फिर तो वो पॉलिसी बनाएंगे उन्हीं मफादात के लिए। ये जो टीम बैठी हुई है, ये तो गैर मुल्की जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो सट्टेबाजी करते हैं दुनिया भर में, ये उनके लिए रेट बढ़ाया गया था। उसका जिस वक्त इन्होंने 13-13.25% किया था, उस वक्त भी जवाब नहीं था, न तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था, न और कोई वेरिएबल्स ऐसे थे कि आप इतना ज्यादा बढ़ा दें। ये तो उनके लिए था जो हॉट मनी लाएंगे, कुछ अर्सा पैसे कमाएंगे और चले जाएंगे और फिर ये कम करेंगे। अभी बिल्कुल सही सिराज साहब कह रहे हैं, अभी भी 8% ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट वहाँ होना चाहिए जहाँ हमारे यहाँ सट्टेबाजी न शुरू हो जाए। शौकत अजीज के जमाने में जो इंटरेस्ट रेट बहुत कम किया था, तो लोग लोन बैंकों से लोन लेके स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी करते थे। ये हमने अवॉइड करना है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट का है, जो रेट ऑफ रिटर्न प्रॉपर्टी मार्केट का है, उससे 1-2% ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। लेकिन 8% यकीनन बहुत ज्यादा है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ठीक, अच्छा ये सिराज साहब, क्या एक इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? क्योंकि जाहिर है कि अगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, रेट अगर कम करती है, 1% रेट कम करती है, तो 100 अरब का उसका जो डेट प्रोफाइल जो है वो कम होता है, उसको उतना रिलीफ मिलता है, इधर 100 to 200 बिलियन। अब ये बताइए कि वो इक्वेशन कहां के बीच में आएगी जो सिराज साहब ने कहा कि रेंट सीकिंग ना शुरू हो जाए या स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी ना शुरू हो जाए? हमारी हिस्ट्री रही है ये। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये रज़ा बाकिर आप जो कहते थे ना कि मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक वो थ्योरी पे जा रहे थे जो सही नहीं थी। मेरे हिसाब से इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था तो इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करना था, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को नीचे लाना था। और अगर उस हिसाब से मैं 4 समझता हूँ, हो सकता है 5 हो सकता है 5.5 हो सकता है 4.5 हो, मगर वो कैलकुलेशन होना चाहिए जैसे कैसर बगाली साहब कह रहे हैं। मगर सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स आपको हर चीज में ग्रोथ है। देखिए इस वक्त जो हालात है ना, आप माइनस में चले गए हो, जीडीपी माइनस में जा रहा है, सब कुछ माइनस में जा रहा है। और आज इन्होंने बहुत से रिलीफ भी दे रहे हैं, तो वो एडॉक बेसिस पे और वो ब्लू आइड बॉयज के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए आप एक बात सुने मेरी, एक्सपोर्ट पाकिस्तान में हाईएस्ट गया है 25 अरब तक, बड़े सालों से। और जीडीपी का अगर बंगाली साहब वेरीफाई कर दे, ये 8% के है तकरीबन। आपकी पूरा मुल्क की इकोनॉमी चलती है लोकल इंडस्ट्री पे। लोकल इंडस्ट्री आपको रेवेन्यू देता है और लोकल इंडस्ट्री की जीडीपी तकरीबन 90% होगी। अब आपने उसको बंद किया हुआ है तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अब ये आजकल ये हालात हो गए। मैं कल गया था वजीर आला साहब के पास भी, और यही समझाने के लिए कि लोग कराची में 17-18 हज़ार इंडस्ट्रियाँ है, जिसमें से 1200 चल रही है जो एक्सपोर्टर्स है या एसेंशियल है, बाकी सब बंद पड़ी है। अब कराची बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता। आपका मुल्क चलेगा तो कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा, और उनको चलाना पड़ेगा। अब मुसीबत ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्री को बचाते हैं, मुल्क को बचाते हैं, इकोनॉमी को बचाते हैं, तो कोरोना मारता है।
मैंने तो यहाँ तक सजेशन दिया कि मेहरबानी करके आप सब खोल दो और फौज को बोलो कि जाके ये एसओपीज को फॉलो कराए, लेकिन हमारे लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, एसओपीज को फॉलो नहीं करते और वहाँ रिस्क बढ़ जाता है। हमको वो भी ठीक करना है और हमें ये भी ठीक करना है। आज जो हालात है, वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। वो जमाना चला गया जो पहले था। ये हफीज शेख साहब को सबको समझना है कि वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड नाउ, वी हैव टू लिव विद दिस वायरस एंड वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग। तो पता नहीं ये क्या होता है, मगर इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब जाहिर है कि डॉक्टर साहब इस वक्त मुल्क को भी चलाना है, मईशत को भी चलाना है और इंसानी जान जो है वो सबसे ज्यादा उसकी फोकस है। जिस तरीके से लॉकडाउन खोला और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए खोला, अब ये बताइएगा कि आज के जैसे नंबर हैं 57 पाकिस्तान की अब तक की रिकॉर्ड जो है वो तादाद सामने आई है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग आवाम उस तरीके से नहीं कर रही। तो सिराज साहब ने जो बात इस वक्त की है, क्या आप उसको सेकंड करते हैं या आपके पास क्या इसका नुस्खा है? मईशत पे दोबारा बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी डॉक्टर कैसे बंगाली। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि दुनिया बदल गई है। वर्ल्ड वाइड रिसेशन होगा, अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा। हमारा 50 से 60% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका और यूरोप को है। ये एक्सपोर्ट में जो डिक्लाइन होगी, और ये डिक्लाइन जो है, ये कमी जो है, ये चंद महीनों की नहीं होगी, चंद सालों की होगा। ये कि हमारे कई कारखाने जो है, खासतौर के टेक्सटाइल के, वो बंद हो जाएगा और मुस्तकिल बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कारखाना 3-4 साल इंतजार नहीं कर सकता मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट वापस आने में। जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी तो जो हम कॉटन ग्रो करते हैं ज़राअत में, उसकी मांग भी कम हो जाएगी। तो जो एकरेज हम कॉटन में लगा रहे हैं वो एकरेज भी कम होगी, कम करनी पड़ेगी। उसकी कॉटन हमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके बहुत दूर अंदेज असरात है। और जब इंडस्ट्री बंद होगी, थोड़ी बहुत चलेगी, थोड़ी कहीं बंद हो जाएगी, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी खत्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स है हुकूमत के रेवेन्यू का। इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होगी, क्योंकि हम ना तो डाइज इंपोर्ट कर रहे होंगे। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे में तो अभी बात हो रही है आइंदा माली साल 800 अरब के नए टैक्सेस के हवाले से एक प्रेशर है, शायद आईएमएफ जो है वो कह रहा है। मुमकिन होगा ये इससे बिल्कुल ही निचड़ी हुई मईशत में से कुछ निकालना, एक ढेला भी? मतलब एक मईशत से अब तो कोई टैक्स निकालने की गुंजाइश नहीं है। ये अहमकाना ख्याल है कि आप मजीद टैक्स हासिल कर सकते हैं। पहले भी मैं कहता था, ये कोविड से पहले भी मैं कहता था कि मईशत में मजीद टैक्स जनरेट करने की गुंजाइश नहीं है। और ये 17% जीएसटी जो है, इसको कम करें, इसको 5% पे ले आए। ये मेरा एक मुस्तकिल एक बयानिया रहा है। ठीक है, मईशत में नहीं गुंजाइश, यानी टैक्स रेट को कम करे और बेस को बढ़ाए, रेट को कम करे और बेस को बढ़ाए। ना रेट बढ़ सकता है ना बेस बढ़ सकता है। आप देखें, मईशत वेंटिलेटर पे थी कोविड से पहले, अब बॉटम क्रैक कर गया है। कोई गुंजाइश नहीं है टैक्स किसी हवाले से जमा करने की। वाहिद हल पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने का ये है कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उससे कम करें, इसमें डिफेंस भी शामिल है। ये वाहिद हल है। टैक्स नहीं लगाए जा सकते, न बेस बढ़ाया जा सकता। यानी आपको रियल सेंस में ऑस्टेरिटी की तरफ आना होगा। अगेन सिराज कासिम तेली साहब, आपकी तरफ आऊंगा। इस बीच में कोविड के हवाले से कारोबार सारे बंद थे, हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने कुछ कोशिश की, कुछ ज़ाहिर के लोगों के जॉब लॉसेस का बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त, तो उससे निपटने के लिए 4% और 5% के ऊपर जो एम्प्लॉयर्स को लोन दिया जा रहा है, ये एक वर्केबल सोल्यूशन है? देखिए, जहाँ तक स्टेट बैंक की ये जो रिलीफ की बात है ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए है, या बड़ी साइज की उन इंडस्ट्रियों के लिए है जिनको बेनिफिट हो सकता है 2-4 महीने के लिए। मगर मेजॉरिटी आपकी इंडस्ट्रीज वो मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है जो बहुत सारे बैंकों के साथ काम भी नहीं करते। अब उनके लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने इनको लिख के भी भेजा था कि भाई आप इंटरेस्ट फ्री लोन छोटे लोगों से ले जाओ, बांग्लादेश दे रहा है, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख बांग्लादेश दे रहा है। अब जी
अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो कैसर साहब भी कह रहे थे कि देखें, टैक्स बढ़ाना तो बात की बात है, हमने लिख के भेजा है शेख साहब से, जूम पे इंशाल्लाह मीटिंग होगी अगले 2-3 दिन में। हाँ। हमने लिख के क्या भेजा है ये समझ ले कराची चैम्बर ने। हम कहते हैं कि जितने भी ये टैक्स हैं, सेल टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, ये सारों को आप 50% स्लैश कर दें। अच्छा। 1 साल के लिए करें, मैं नहीं कह रहा परमानेंट करें। ओके। इसलिए कि देखो इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद है, तनख्वाहें दे रहे, अब इनको कहीं से स्टिमुलेंट मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा, धंधा शुरू होगा, तो ये वापस जान बनाएंगे, फिर अगले साल से आप वापस ले लेना टैक्स। तो 1 साल देखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, कोई समझ नहीं रहा। ये आज भी इकोनॉमिक पॉलिसियां बना रहे हैं, अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये आदम स्मिथ ने क्या कहा, और ये सब बातें बेकार है। ग्राउंड रियलिटी को देखो और सर्वाइवल का रास्ता करो। सरवाइव करोगे तो ये सब चलेगा ना। ये जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई, जैसे कैसर कह रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? बंद हो गई तो मर जाओगे। सही। अब उनको बचाने का रास्ता सोचो, अब उनको बचाओगे तो आगे मुल्क चलाओगे, वरना मुल्क कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसे बंगाली सर्वाइवल की अगर बात करें एट प्रेजेंट, कोई भी 3 पॉइंट्स आप बताइए कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट को करना चाहिए। 3 तो छोड़ दें, ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन या कम रेट पे लोन देना, तनख्वाह देने के लिए सब पैबंद लगाने के बाद है। अच्छा। तो मईशत को सहारा देने का सिर्फ पहली बात ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, और मैं 100 मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1 अरब रुपया कम करना पड़ेगा। अच्छा। 1 ट्रिलियन रुपीज, और ये मुमकिन है, मैंने कैलकुलेशन की हुई है। कौन से डिवीजन 15 से 18 डिवीजन वफाक के बंद करने पड़ेंगे, और नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी आइडेंटिफाई की है जहां पर आप बहुत कमी कर सकते हैं। ये आप कर लें तो, क्योंकि आपकी मईशत तो पिछले 1 साल में या 2 साल में नहीं खड़ी होगी दोबारा, तो बहुत बड़े पैमाने पे आपको गरीब खानदानों को, मिडिल क्लास खानदानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी BIST की जो पेमेंट है वो आपको 15 से 20 मिलियन घरों को देनी पड़ेगी। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे सिर्फ एक ही जरिया है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, जब ये 15 से 20 मिलियन खानदानों को आप पैसे देंगे तो इनके लिए इनकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी। ये इस कुव्वत खरीद से पाकिस्तान की मईशत चलेगी। ठीक है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उस सेंस में फिर जो है दोबारा खड़ी होगी, बनेगी। यानी इस वक्त आप टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते, टैक्स रेट को आप बिल्कुल बढ़ाना सोचे बिना कि आप मजीद इस मईशत से कुछ ले सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन ट्रू सेंस आप ऑस्टेरिटी की तरफ आइए, और देखना है कि आगे चल के बजट में इस चीज को किस तरह से सीरियस लिया जाता है। डॉक्टर कैसर बंगाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ सिराज कासिम तेली भी होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे अब्बास अकबर अली साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सिराज कासिम तेली साहब, और हमें अब्बास अकबर अली, चेयरमैन अमरेली स्टील्स ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। सबसे पहले पिछले दिनों जब लास्ट आप प्रोग्राम में आए थे 2-2.5 महीने पहले, तो उस वक्त हम बात कर रहे थे 13.25% पॉलिसी रेट शरह सूद जो है उसका रोना रोया जाता था, 160 रुपए डॉलर जो है उसका रोना रोया जाता था। अब तो मामला ही बिल्कुल बदल गया। आज कहां खड़ी है पाकिस्तान की सनतें अब्बास साहब? जनाब, पाकिस्तान की सनतें जो है निहायती क्या नाम है, कमजोर हालत में है, और वो कहते हैं ना जबरदस्त हो रही है और हो गई है। और उसके अंदर में मैं आपको कहूँगा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस शराय सूद पे और प्लस क्या नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव ना होने पे इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती है। क्या 8% अभी जो प्रेजेंट है 8%, उस पर भी आप समझते हैं कि वायबल नहीं है? नहीं, वायबल कैसे होगा? देखिए ना, हमारे क्या नाम है इतने एक्सपेंसेस है, डॉलर का रेट है, शराय सूद है। शराय सूद मैं कहता हूँ, मैं काफी अरसे से
गवर्नर स्टेट बैंक साहब को भी मैं क्या नाम मैं कहता रहा हूँ, सब जगह कहता रहा हूँ कि शरह सूद एक साथ में 5% कर डालें। अच्छा, जबकि इंटरनेशनल शरह सूद 0% और 0.25% है। हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम शरह सूद 5% भी रखे। मैं तो कहता हूँ 2% पे ले जाइए, कम से कम इकोनॉमी को फिजिकल स्टिमुलस देकर बूस्टअप तो करें। सिराज साहब, वही बातें अब्बास साहब भी कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि एक ही वक्त में इसको नीचे लेकर आए। मतलब आप लोगों की बातें वहां जो वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड बैठा हुआ है जो नहीं सोच पा रहा या उनकी समझ कुछ अलग है? क्या है इस वक्त हमारे रेगुलेटर्स की, उनकी अपनी समझ में क्या है, वो उसका तायुन हो सका कुछ आपसे? भाई मैं तो बड़ी कोशिश मैंने की रजा बाकर की सोच को समझूं, मगर शायद वो थ्योरी से बाहर निकल नहीं पा रहे या कोई एजेंडा है। बल्कि मैंने तो इमरान एक सवाल किया था जिसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। आप सबको करना चाहिए कि ये जो हॉट मनी आई थी ना, ये हॉट मनी के पीछे कौन था, किसकी थी, उसको ऑफिशियली पब्लिकली आजकल सारे कमीशन बना के रिपोर्टें बना के पब्लिक कर रहे हैं खान साहब। तो इसको भी जब चेक करा दें कि ये पैसे किसके थे और कौन फायदा उठा रहा था, किसके लिए सर, ये सवाल एक दफा नाम ले आओ। नहीं, एक दफा ये सवाल उठा था। आप जब स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि कहां से पैसे आ रहे थे। नॉर्मली आता है आपका यूके से आता है, यूएस से आता है और आपके गल्फ से आता है, यूएई से आता है। लेकिन वहां पे केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और एक दो आइलैंड्स और थे जहां से ये पैसा आ रहा था। हमने भी पूछा स्टेट बैंक से कि कभी आपने देखा ये किसका पैसा है जो यहाँ पे आ रहा है? एक जानिब तो खान साहब जब जाते हैं बाहर और जाके खुद अमेरिका से और यूरोपीय कंट्रीज से कहते हैं कि ये आपने ऑफशोर कंपनीज क्यों खोली हुई हैं कि लोग यहाँ पे अपना पैसा पार्क करें। सेकेंडली, उस वक्त हमें ये कहा गया कि जनाब साकड़ा के अंदर जो पैसा आ रहा है वो तमाम रेगुलेटेड है और एक एक पाई का हिसाब है, उसकी जो नो योर क्लाइंट है वो बहुत सख्त है। तो आज ये चीज सामने आ गई, अब बताइए क्या करें? अब आप पूछो खान साहब से, आप खान साहब से पूछो भाई कि एक कमीशन इधर भी बना दो, चीनी हो गई, आटा हो गया, आईपीपीज हो गई, तो अब इसकी भी बारी ले आओ ना भाई। तो हम तो पाकिस्तानियों को कुछ समझता है या तो हमारे दिमाग में कोई गड़बड़ है या फिर कुछ और है, वो पता चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज इस सारी हुकूमत में जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, इनको पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये इस दुनिया में बैठ के काम करें, ग्राउंड रियलिटी पे क्या है काम करें। ये थ्योरिया और इकोनॉमिक्स और बुक्स और ये छोड़े, और इसको मैंने जैसे आपको कहा कि इनको लंबा चौड़ा रिलीफ देना पड़ेगा। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि आज लोकल इंडस्ट्री जो तकरीबन बंद पड़ी हुई है एक्सपोर्टर्स को छोड़ के, वो जिस दिन चलाने बैठेंगे तो आधे इंडस्ट्रियलिस्ट बंद हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने 2-2 महीने तनख्वाहें दे दी, तीसरा महीना चल रहा है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चली। तो उनका क्या होगा? सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, आप दूसरे कारोबार भी देख लें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे बिजनेसेस देख लें। तो इस वक्त वी आर इन अ मैस, और इसका रेजोल्यूशन इस तरह नहीं होगा जो आप कमरे में ये बैठ के कोरोना के पीछे छुप के 4 बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट और या 4 बड़े-बड़े लोगों को बुला के फैसले करते हैं, इससे ये डूब जाएंगे। ये आप लिख लें। अच्छा, मेरा सवाल अगला जो है वो अब्बास अकबर अली साहब आपसे होगा, और सवाल ये है कि आज कुछ मैं अखबार में पढ़ रहा था, डॉक्टर मोहम्मद जुबैर जो है उन्होंने भी एक तकाजा किया है कि इसके ऊपर इसकी इंक्वायरी हो कि ये जो हॉट मनी आई थी ये क्यों आई थी, कौन लेकर आया था और किस तेजी से ये वापस गई है। और 1.4 बिलियन डॉलर हमें जो है इमीडिएटली IMF से लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ खातों के हिसाब से हमारे पास सिर्फ इस वक्त 283 मिलियन डॉलर जो है वो खाली रह गए थे इसमें। तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जिस तरह और चीजों के ऊपर कमीशन बन रहे हैं, हम पाकिस्तानी अवाम का जानने का हक है कि ये पॉलिसी जो है इसने किस हद तक डिलीवर किया और इसकी वजह से हमें क्या नुकसान हुआ। क्या नाम है, देखिए हर चीज के लिए कोई एक वजूहत होती है। ये 1.4 बिलियन जो क्या नाम है हॉट मनी आया और चला गया, सर 3.6 बिलियन 3.6 बिलियन, उसमें से 1.4 बिलियन चला गया। हाँ। इसके पीछे कौन है?
ये किसका पैसा है? अब अभी तो ऑलमोस्ट सारा चला गया, अभी तो सिर्फ हमारे पास $286 मिलियन बचे हैं, वो 3 बिलियन चला गया है। हाँ। इसके रियल बेनिफिशियरी कौन थे? ये रियल बेनिफिशियरी कौन थे? और ये भी क्या नाम है, इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये एक्सचेंज रेट और शरह सूद किस तरीके से वो लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से वो आते हैं। क्योंकि ये देखिए मनी जो क्या नाम है मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी की महारत है, और ये किंगसियन पॉलिसी जो है फिस्कल स्टिमुलस है। तो हमें फिस्कल स्टिमुलस पे जाना चाहिए विद रिकॉर्ड ऑफ एवरी एक्सपेंडिचर का, रुपी एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब होना चाहिए। और ये हमें 13%, 13.5% तक ले गए हैं हमारी मईशत को तबाह करने के लिए। और ये भी है एजेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मालूम नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, मगर ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि वी शुड मैक्सिमम ट्राई टू डू मेक इन पाकिस्तान। अभी क्या कर रही है FDR और मिनिस्ट्रीज? बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। हमें चाहिए कि हमें हर चीज इंपोर्ट की बंद कर देनी चाहिए जो पाकिस्तान में बन रही है, और उसको क्या नाम है जो है इंटरमीडिएट और फिनिश गुड्स जो पाकिस्तान में बन रहा है उसके ऊपर तो बिल्कुल बैन कर लगा देना चाहिए, या 100% कैश मार्जिन या 100% ड्यूटी लगा देनी चाहिए। ठीक है। एक सिराज साहब आपकी तरफ आऊंगा, और इस वक्त सवाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑयल प्राइसेस भला हो, इस वक्त के ऑयल प्राइसेस जो हैं वो लास्ट ईयर $70-74 थी, अभी वो 23-24 और 30-35 के करीब आ गई हैं। इससे रियल टर्म इकोनॉमी को कितना फायदा हो सकता है? हमें क्या होना चाहिए था? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी कम नहीं होनी चाहिए थी, एनर्जी कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए थी, क्या आपको होती हुई नजर आ रही है? अगर मैं आपको जो कह रहा था, इसमें एक हिस्सा ये भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने अभी कुछ कम किया है, मगर इन्होंने पूरा उसका पास ऑन नहीं किया जितना करना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इनको कैलकुलेशन में इन्होंने ड्यूटी रेट्स बढ़ा दिए उसके ऊपर, वो उनको थोड़ा कम करके और पास ऑन करना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ इधर इस वक्त कि देखिए, हमने अभी जो कहा है इनको, उसमें क्या रीज़न है। हम चाहते हैं 4 आइटम है, अगर आपको इस मुल्क को सरवाइव कराना है तो 4 आइटमों को ठीक करना है। एक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को के प्राइसेस को इतना कम ले जाएं जितने आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं। नंबर 2, मैंने कहा ना, टैक्सेस को आधा करें, जितने भी ये 4-5 टैक्सेस है, सेल टैक्स वगैरह, उनको आधा करें, 1 साल के लिए करें सर। सर हुकूमत कमाएगी कहाँ से? उसको भी सर फिस्कल स्पेस उसको भी तो निकालनी है ना। मैं आपको कहा से, ये हुकूमत के कमाने का टाइम नहीं है, उनको अपने एक्सपेंडिचर्स भी कम करने चाहिए। और ये टाइम इनको, इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को बचाना है। अगर नहीं बचा पाए तो बाद में हुकूमत खाएगी कहाँ से, आप मुझे बताएं। दूसरी, यूटिलिटीज को भी रेटों को नीचे ले आए, और इंटरेस्ट रेट का जैसे मैंने कहा 4% करें। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान, ये नोट करने की है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्होंने 2 नंबर का पैसा जो ब्लैक मनी है उसको अलाउ किया है फॉर सम टाइम। मैं ये कहता हूँ कि आपके पाकिस्तान में जो नॉर्मल इकोनॉमी है, इससे 2 गुना साइज की ब्लैक मनी की इकोनॉमी है। और ये ब्लैक मनी आप कहेंगे, सर आप अनडॉक्यूमेंटेड कहेंगे ना, ब्लैक मनी तो समथिंग डिफरेंट सर। अनडॉक्यूमेंटेड कहो यार, जो बात पूरी भाई। बात ये है बड़ी सिंपल कि ये मौका है, ना IMF पूछेगा, ना वर्ल्ड बैंक पूछेगा, ना G20 पूछेगा, ना FATF पूछेगा। आप 6 महीने 1 साल के लिए आपकी टोटल लोगों को अलाउ कर दे अपने बिजनेसेस में, जो ऑफिशियल सिस्टम में आना चाहे। देखो, फ्यूचर आपका सुधर जाएगा, ऑफिशियल पैसे हो जाएंगे, और आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप भी मुल्क चलाने में आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। That's the point. Across the board. That's the point. सारी चीजें करें। चेयरमैन साहब, अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो आप FATF की तलवार लटक रही है और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है, लेकिन वक्त का तकाजा, क्या आप समझ रहे हैं कि चिराग साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं, आप बाय करते हैं इस थ्योरी को? जी भाई, बिल्कुल सच में सिराज साहब से क्या नाम है बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल होना चाहिए। हर आदमी को ब्लैक का पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी को लाने के लिए अब छूट दे देनी चाहिए कि बैंक के अंदर में जमा करा दें और उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें। टैक्स के रेट्स को कम करें
और हम जो क्या नाम है इसका कोड हम चला रहे हैं, जो क्या नाम है 100 साल पुराना है, उसको फेंक के नया इसका कोड हमें बनाना चाहिए। रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस इतना डिफिकल्ट है कि हुकूमत के कोई भी इदारे से डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। डिसीजन हो नहीं पाता है, महीनों तक, सालों तक एक इश्यू के ऊपर में डिसीजन होता नहीं है। अब ये बजट के अंदर में जो करने जा रहे हैं, ये सेम एज लास्ट ईयर, एवरी ईयर जो होता है, ये बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। अरे भाई, आप इंपोर्ट्स को कम करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तरजीह दें, उसके ऊपर क्या नाम है शरह सूद सर अब तो देना होगा, अब तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है, कोई और तरीक़ेकार ही नहीं है, कोई और चारा ही नहीं है। सिराज साहब, जो आपने बात की, मेरे ख्याल से ये जो एमनेस्टी होगी, ये ट्रू सेंस में पाकिस्तान को सर्व कर सकेगी इकोनॉमी की, अगर इस तरह से हम इसको एक तरीके से एमनेस्टी अगर समझें। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि देखें, ये मौका अच्छा है। आपके हालात बहुत ख़राब है। आप इधर आपकी ऑफिशियल इकोनॉमी में पैसा अगर नहीं आएगा, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी बिजनेसेस, इंडस्ट्री हो या दूसरे बिजनेसेस डूब जाएंगे। ये हाल हो चुका है। अब आपने देखो, वायरस कहीं जा नहीं रहा। यू हैव टू लिव विद दिस वायरस एंड यू हैव टू सर्वाइव विद इट। अब सर्वाइव भी करना है, वायरस के साथ जीना भी है, तो आपके पास एक गुंजाइश है, एक बफर है। पाकिस्तान में ये बफर का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। प्लस एक साल के लिए भूल जाए कि आपको कोई टैक्सेस मिलेंगे। ये आप हुकूमत चलाने के लिए अपने आप को थोड़ा नीचे ले जाए, वो डेवलपमेंट के दूसरे फालतू खर्चे कम करे और एक साल गुजारे और स्टूमुलेंट इतना दे कि आपकी बिजनेसेस, इंडस्ट्री सारे उठ जाए, वरना आप तकलीफ में आ जाओगे। रिकवरी में सालों साल लगेंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, हमने ये लिख के भी दिया है शेख साहब को, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले होने चाहिए, और इसका और कोई हल नहीं है। ये सर माजी में अब्बास साहब, माजी में एक कुछ होता था, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स, OICCI और बहुत सारी जो हमारी प्लेटफॉर्म्स हैं, तंजीमें हैं, बॉडीज हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, उनकी तरफ से बजट रिकमेंडेशंस वगैरह जाती थी, डिस्कशन होता था। क्या पिछले 8-10 साल की अगर हम बात करें और इस मौजूदा हुकूमत में कुछ कंसल्टेशन का प्रोसेस नजर आता है, किसी से मुशावरत का? तो एट द हायर लेवल अच्छा पूछ रहे हो अब्बास साहब से मैं आता हूं, फिर आपकी तरफ भी आता हूं, पहले अब्बास साहब से। जी अब्बास। रज़ाक दाऊद साहब के साथ, हमाद अजहर साहब के साथ और चैम्बर FBR के साथ, सबके साथ मुशावरत हुई है जूम के ऊपर। अच्छा। अब उसके ऊपर जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, खसूसन स्टील इंडस्ट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो वहीं के वहीं हैं, जो कि बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर 1 साल 1.5 साल से इंडस्ट्री सफर कर रही है क्योंकि FBR डिसीजन ले नहीं रही है। ये बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। कितनी मुशावरतें हुई है। मैं कहता हूँ ना कि हम जाते हैं इस्लामाबाद या जूम पे भी जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं FBR में, मगर काम कुछ हो नहीं पाता है, जो कि 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन में डिसीजन हो के SRO या लॉ को चेंज करना है, उसको करने के लिए उनको महीनों और सालों चले जाते हैं। ठीक है सिराज साहब, वो जो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होता था, फिर आप लोग भी कुछ बजट रिकमेंडेशंस आती थी, फिर शैडो बजट जो है वो बनाया जाता था, ये सब चीजें कहाँ गई सर? सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। अभी हमारी FBR से काफ़ी लंबी जूम पे मीटिंग हुई है, इसके बाद रज़ाक दाऊद साहब से भी हुई है, हमाद अजहर साहब से फ़ोन पे डिस्कशन हुआ है, और हफीज़ शेख का अभी ड्यू है, हमारे पेपर वर्क भेज दिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ट्यूसडे में हफीज़ शेख साहब से भी मीटिंग होगी। मगर ये कोरोना की वजह से अब सब जूम पे हो रहा है। बात ये नहीं है, बात ये अब्बास जो कह रहा है नहीं, बिल्कुल सही है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर इदारे में आस्ते 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 और ख़राब हो रही है। जो काम पहले 6 महीने में मुश्किल से करते थे, अब साल में नहीं करते। ये असल मसला है रेड टेपिज्म का, ब्यूरोक्रेसी का, जो मूवमेंट ही नहीं होती, काम आगे ही नहीं बढ़ता।
ये बड़ा मसला हो गया है। ये बात आई जी बिल्कुल सही है। तो और सर अगर 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 दो खान साहब एक प्लान लेके चल रहे हैं, हैं। सर खान साहब ने शुरू में भी एक शिकायत की थी, उनको ब्यूरोक्रेसी से शिकायत थी, तो आप समझ रहे हैं कि अभी भी वो निजाम जो है वो सही नहीं हुआ, अभी भी हुकूमत के जो समझ लें कि जो किबला है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आ रहा है हुकूमती कामों में। देखिए जी, भाई काम है ना। बोलो के साथ इसके अंदर में क्या है कि टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर एक इंडस्ट्री या एसोसिएशन कुछ एक प्रॉब्लम एफडीआर को देती है, वो बाय लॉ इट शुड बी डिटरमिन्ड दैट कि भाई के विद इन 2 days और 4 days और 1 week दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। इफ इट इज नॉट सॉल्व्ड दे शुड गिव इट इन राइटिंग व्हाई इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इट इज कॉल्ड टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग दैट विल ओनली improve the situation। ठीक है जी, यानी टाइम बाउंड डिसीजन जो है वो चीजें आनी चाहिए। और जी सिराज साहब। भाई मैं ये कहूँगा कि ये जो ब्यूरो है, हाँ। ये खान साहब को समझना होगा कि ये ब्यूरोक्रेसी से खान साहब का अपना काम नहीं करा सकते, इसलिए कि ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो गुज़िश्ता 70 साल से आपके मुल्क को चला रही है। ये आप समझते हो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, या आप समझते हो फौज चलाती है बीच में आके, नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और ब्यूरोक्रेसी का जो स्टैंडर्ड है अब बहुत खराब हो गया है। शुरू में ब्यूरोक्रेट्स अच्छे लोग यानी अब दोनों पॉइंट आ गए कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त चीजों को इस तरीके से लेके नहीं चल रही जो हिंड्रेंस है। नंबर 2 के ऑस्टेरिटी की तरफ हमें जाना होगा, हम टैक्सेस को भूल जाएं। ये अगला 1 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास अकबर अली साहब और सिराज कासिम तेली साहब, अब दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।